हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th BST का बेटा 5th चैप्टर हमारा चल रहा था जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। अभी तक हमने ऑर्गेनाइजिंग का मतलब, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस, फंक्शनल, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, काफ़ी सारे टॉपिक्स कंप्लीट करें टोटल 2 पार्ट्स में। तो अगर आपने अभी तक वो पार्ट्स नहीं देखे हैं आप उसको भी जा करके देख सकते हो। चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। देखो बेटा, स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। आज की वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं वो है फॉर्मल इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, उसके बाद बेटा डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन और फाइनली इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखो लिखा है हमारे पास फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि हम बनाते हैं, मैनेजमेंट बनाता है, जिसमें जितनी भी पावर है, जितनी भी ऑथोरिटी यानी कि पावर टू टेक डिसीजन यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सब और डिसीजन मेकिंग, ये सब फिक्स्ड होते हैं। और जो कम्युनिकेशन है वो भी स्केलर चेन के अकॉर्डिंग चलता है। स्केलर चेन का मतलब क्या है? स्केलर चेन है बेटा ये, अगर ये टॉप पे है तो ये अपने 2 नीचे वालों से बात करेगा, इससे नीचे इस तरीके से होगा और इससे नीचे इस तरीके से होगा। अगर इसको इससे बात करनी है तो ये इसको बोलेगा, इसको बोलेगा, इसको बोलेगा। अगर इसको बॉस से बात करनी है तो इसको ये सजेशन देगा, इसको देगा, इसको देगा। इस तरीके से हमारे पास स्केलर चेन होता है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर कम्युनिकेशन रहता है और सब चीज़ें फिक्स्ड रहती हैं ताकि जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है, गोल है, वो अचीव हो सके। वहीं इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल का मतलब क्या है कि इनफॉर्मल खुद से बन जाता है। इनफॉर्मल का मतलब क्या है कि कोई भी इनफॉर्मली किसी से बात कर रहा है, कोई भी फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं है। जो भी कम्युनिकेशन है वो अकॉर्डिंगली आप किसी से भी कर सकते हो, कुछ ऐसा फिक्स नहीं है। जो हमारा बेसिक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है उसके लिए होता है कि हम जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स आपस में बना लेते हैं, वो बेसिकली हमारे पास इनफॉर्मल का पार्ट रहता है। समझ में आ गया? अब फॉर्मल समझ लो क्या है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर है जो कि मैनेजमेंट बनाता है ताकि जो भी टास्क है उसको हम पूरा कर सके। इसमें जितनी भी सारी बाउंड्रीज है, बाउंड्रीज किस चीज की? ऑथोरिटी की यानी कि पावर टू टेक डिसीजन की, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशंस की, ये सब फिक्स्ड होती है बेटा, ताकि एक सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन बना रहे और ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो पाए। ये बेसिकली इसका मतलब था। अब आ जाओ फीचर्स पे। फीचर में सबसे पहले लिखा है इट इज क्रिएटेड इंटेंशनली बाय द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस से बनाया जाता है। इसका जो पर्पस है वो क्या है? ताकि अचीवमेंट हो सके जो भी हमारा गोल है। तीसरी चीज क्या लिखी है? तीसरी चीज लिखी है कि जितनी भी ऑथोरिटी है, जितनी भी डिसीजन मेकिंग पावर है वो फिक्स्ड होती है। उसके बाद क्या लिखा गया है कि जो भी कम्युनिकेशन है वो स्केलर चेन के अकॉर्डिंग चलता है। स्केलर चेन मैंने आपको समझा ही दिया है बेटा। ठीक है, आगे चलें। आगे है इसके कुछ एडवांटेज। एडवांटेज में 3 पॉइंट लिखे गए हैं। देखो हम लिखेंगे क्या लिखा है कि सबसे पहले तो सिस्टमैटिक वर्किंग, कि अगर सब कुछ चीजें सिस्टमैटिक तरीके से आपने बनाई गई है, कैसा सिस्टमैटिक हमने पैटर्न रखा है, तो सारी जितनी भी सब चीजें वो सिस्टमैटिक तरीके से ही चलेंगी। ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जितना भी सब सिस्टमैटिक है, स्मूथ फंक्शनिंग होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कोऑर्डिनेशन, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बना रहता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि बेसिकली मिलजुल करके काम हो जाता है जितने भी सारे डिपार्टमेंट्स हैं। फिर उसके बाद क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी बेटा अचीव हो जाता है। ये इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर लिखा गया है। फिर है बेटा इसके कुछ डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है कि कई बार यहाँ पर एक्शन में डिले हो जाता है। डिले का मतलब क्या है कि कई बार अगर आपको कुछ ऑर्डर लेना है ना, ऑर्डर देना है, तो सबसे पहले आप इसको बोलोगे, ये अगर हमारा स्केलर चेन है, फिर उसको बोला जाएगा, फिर आगे उसके पास होगा, फिर उसको बोला जाएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर डिले हो जाता है कई बार क्योंकि स्केलर चेन को हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। फिर उसके बाद है एम्फेसिस ऑन वर्क ओनली। यहाँ पर बेटा सिर्फ और सिर्फ काम से रिलेटेड ही बात हो पाती है, काम से रिलेटेड ही हम चीज़ों को कर पाते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ह्यूमन रिलेशंस, क्रिएटिविटी, टैलेंट, इन सबको हम यहाँ पर इग्नोर कर देते हैं। फिर उसके बाद है इनएडिक्वेट रिकॉग्निशन ऑफ क्रिएटिविटी। इसका मतलब क्या है कि पुअर ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस कई बार हमारे पास प्रोवाइड कर देती है एडिक्वेट रिकॉग्निशन, क्रिएटिव टैलेंट, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं है आप खुद से नहीं कर सकते। आपको एक फिक्स पाथ है वही फॉलो करना पड़ेगा। अपना कोई भी टैलेंट वगैरह इस तरह की कोई चीज़ यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, है ना? समझ में आ गया? आ गया बेटा इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब क्या है कि इनफॉर्मल हमारे पास एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जिसमें सोशल रिलेशनशिप्स का नेटवर्क होता है। ठीक है, एम्प्लॉयज़ के बीच में, यही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। और ये जितना भी हमारा साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है इसको करने के लिए करा जाता है और खुद से बन जाता है। इसको बनाया नहीं जाता है कि फिक्स बात रख के हम बनाएंगे, खुद से बन जाता है। इसके बाद क्या है, जितना भी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो ऑटोमेटिकली बन जाता है। कोई भी हमारे पास यहाँ पर मैनेजर के एफर्ट्स नहीं लगते। उसके बाद जितने भी सारे एम्प्लॉयज हैं उनको साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है करने के बाद। फिर उसके बाद इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कोई भी फिक्स्ड पाथ फॉलो नहीं होता है, अथॉरिटी का, कम्युनिकेशन का, कोई किससे बात कर सकता है, ये इसके अंदर आ जाता है। अब सिमिलरली इसी तरीके से इसके भी कुछ एडवांटेज होंगे और इसके भी कुछ डिसएडवांटेज होंगे, वो कर लेते हैं फटाफट से। देखो सबसे पहले है
हमारे पास एडवांटेज। यहाँ पर कम्युनिकेशन तो बेटा फास्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी स्केलर चेन को फॉलो नहीं कर रहा है, कोई भी किसी से बात कर सकता है, तो फास्टली कम्युनिकेशन है। तो ये कोई भी स्केलर चेन को फॉलो नहीं करता है, तो जो भी कम्युनिकेशन होगा वो फास्ट और जो फीडबैक होगा वो भी क्विक होगा। उसके बाद सोशल नीड्स को भी ये फुलफिल कर पाएगा। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंस देता है हमारे पास जितनी भी साइकोलॉजिकल है, जितनी भी सोशल नीड है सबको, जिससे एम्प्लॉयज में मोटिवेशन आता है और जॉब सेटिस्फेक्शन यहाँ पर इंप्रूव हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। इसके बाद है बेटा डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में रूमर्स का मतलब होता है अफवाह भी बहुत सारी फैलती है। सर्वे के अकॉर्डिंग एक सर्वे हुआ था, जितना 70% इंफॉर्मेशन स्प्रेड है वो कैसे होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से। ठीक है, जितने भी आपने देखा होगा काम से रिलेटेड जब भी बात हो रही है तो उसमें कोई रूमर्स नहीं होता, क्योंकि वो सब चीज़ें ऑफिशियल तरीके से हैं, ऑफिशियली बात होती है, मेल्स के अकॉर्डिंग बात होती है, ऐसे नहीं होता ओरली वर्बली हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनफॉर्मल में ओरली हो जाता है, तो ये अफवाह हो जाती है, जो भी बातचीत है उसमें प्लस माइनस करके सामने वाला अकॉर्डिंग बता देता है, तो उसमें बहुत सारी अफवाहें भी होती हैं। उसके बाद है नो सिस्टमैटिक वर्किंग, कोई भी सिस्टमैटिक काम नहीं होता इनफॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर, कोई भी हमारे पास स्ट्रक्चर फॉलो तो नहीं हो रहा, तो स्मूथ वर्किंग नहीं हो सकती। जब एक पैटर्न पे चलोगे तभी तो स्मूथ वर्किंग हो सकती है। उसके बाद है मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट्स, ये कई बार बेटा नेगेटिव रिजल्ट्स को भी लेकर के आ जाता है। जब इन्फॉर्मेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी हमारे पास पॉलिसीज में, कोई भी हमारे पास यहाँ पर मैनेजमेंट की इस पॉलिसीज में चेंजेस होते हैं, तो इंप्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद आ जाता है बेटा डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारी ऑथोरिटी है, ऑथोरिटी का मतलब क्या हो गया बेटा, पावर टू टेक डिसीजन, उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी कि जितना भी मैनेजर है, मैनेजर अपना काम दूसरों को हमारे पास यहाँ पर डेलीगेट कर रहे हैं। डेलीगेशन का मतलब क्या हो गया बेटा, डेलीगेट कर देना, काम को ट्रांसफर कर देना, जितना भी काम की पावर है, ऑथोरिटी है, उसको ट्रांसफर कर देना, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ चलती है। अगर ये बॉस है तो इसने अपने सबऑर्डिनेट को, ऊपर वाला है सुपीरियर, इसने अपने सबऑर्डिनेट को कुछ ऑथोरिटी वो ट्रांसफर कर दी, ये इसके अंदर आ जाता है। समझ में आ गया। जब मैनेजर ऐसा क्यों करता है, क्योंकि ये जो मैनेजर होगा, जो इसका सुपीरियर है, बॉस है, वो मैनेजर अपने कुछ और हाई प्रायोरिटी एरियाज पे फोकस कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल पे काम कर सकता है, अपना जो भी काम है उसको करने के लिए, और बाकी जो सबऑर्डिनेट है उससे उसकी थोड़ी सी कुछ ना कुछ यहाँ पर फुलफिल भी हो जाएगी, जो भी उसकी रिकॉग्निशन है, जो भी उसकी कहीं ना कहीं बेसिकली इंटरनल फीलिंग है कि हाँ मैं भी काम कर सकता हूँ, मैं भी आगे चल के फ्यूचर लीडर बन सकता हूँ, वो उसकी नीड्स भी पूरी हो जाएंगी। ठीक है, अब इसमें 3 एलिमेंट्स बेटा हमारे पास यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं डेलीगेशन में। सबसे पहला है हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी और अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन यानी कि जिम्मेदारी, पावर टू टेक डिसीजन का मतलब होता है ऑथोरिटी, और अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी। आंसरेबिलिटी का मतलब क्या, किसी काम की जिम्मेदारी आपको दी है तो अब उस काम को पूरा हो या ना हो उसके लिए आंसरेबल तो बेटा आप ही हो ना, तो ये आंसरेबिलिटी के अंदर आ जाता है। तो एक एक करके तीनों को पढ़ने की, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स वर्क असाइन टू एन इंडिविजुअल, जो भी आपने काम किसी इंडिविजुअल को असाइन करा है वही क्या है, जिम्मेदारी, यानी कि उस काम की जिम्मेदारी हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है। इसमें जितना भी फिजिकल, जितना भी मेंटल एक्टिविटीज है जो कि परफॉर्म करी जाएगी अब उस एम्प्लॉय के द्वारा, उस इंडिविजुअल के द्वारा, उस पर्टिकुलर जॉब पोजीशन पे, वो इसके अंदर आ जाता है। सबऑर्डिनेट मस्ट परफॉर्म द असाइन्ड ड्यूटी, अब उसे करनी ही होगी। उसके बाद क्या लिखा है कि एक ऑब्लिगेशन होता है सबऑर्डिनेट का टू प्रॉपर्ली परफॉर्म द, जो भी उसको ड्यूटी मिली है वो उसको परफॉर्म कर पाए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड चलती है। अब इस दिनों में अपवर्ड डाउनवर्ड भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अपवर्ड चलती है क्यों, क्योंकि एक सबऑर्डिनेट यानी कि नीचे वाले को हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होता है सुपीरियर। ये हमारे पास सुपीरियर है, ये हमारे पास सबऑर्डिनेट है, तो अपवर्ड चलेगी, यानी कि ये हमेशा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। समझ में आ गया, क्लियर है, आगे चले। इसके बाद आ जाता है बेटा ऑथोरिटी। ऑथोरिटी का सिंपल सा मतलब है पावर टू टेक डिसीजंस। क्या है, पावर टू टेक डिसीजंस। देखो ये लिखा गया है, पावर टू टेक डिसीजन लिखा गया है। यहां पर जितने भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एवरी एम्प्लॉय नीड टू हैव सम ऑथोरिटी। जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी उसमें कुछ ना कुछ ऑथोरिटी भी तो होगी। अगर आपने किसी को काम करने की जिम्मेदारी दी, जिम्मेदारी के साथ साथ कुछ आप उसको ऑथोरिटी भी तो दोगे ना, यानी कि उसको पावर भी तो दोगे वो काम करने की, ये इसके अंदर आ जाता है। व्हेन मैनेजर, जब मैनेजर पास करता है कोई भी जिम्मेदारी, किसी ने किसी को पास करी, मैनेजर ने अपने सबऑर्डिनेट्स को पास करी, तो उसके साथ साथ कुछ ना कुछ ऑथोरिटी भी दे दी जाती है। ऑथोरिटी का मतलब होता है राइट टू टेक डिसीजंस ड्यू टू मैनेजरियल पोजीशन के द्वारा। ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है कि ये सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप भी बताता है। और ये कैसे चलता है, ये चलता है डाउनवर्ड। क्यों, क्योंकि पावर ट्रांसफर हो रही है। अब सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट, नीचे की तरफ चलेगा डाउनवर्ड। क्यों, क्योंकि अपनी जो पावर है वो इसको दे दी, ठीक है, जिम्मेदारी के साथ साथ। आगे चले, आगे चलते हैं बेटा।
अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी से, किसके लिए? आंसरेबिलिटी के जो भी आउटकम आपको दिया है, जो भी काम आपको दिया है, साइन ड्यूटी टास्क है, उसका जो भी आउटकम होगा उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। समझ में आ गया कि अगर आपने बेटा किसी को लेट सपोज 100 यूनिट बनाने के लिए दे दी, वो क्या है? जिम्मेदारी, कि आप मुझे बनानी थी, मैंने आपको बनाने के लिए बोल दिया, तो मैंने आपको क्या दिया? जिम्मेदारी। अब उस यूनिट को कैसे बना सकते हैं हम? कुछ रिसोर्सेज की मदद से। तो अब हमने उसे पावर भी दे दी कि हाँ आपके पास पावर है, आप रिसोर्सेज को जाके खरीद सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो। अब उसके बाद अगर उसने 100 में से सिर्फ 95 ही बनाई, अब क्या वो उसके लिए आंसरेबल वही तो होगा, वो किसी और को थोड़े ना कह देगा कि भाई उनको जाके बोल देना अब मेरे बॉस को कि मैंने तो 95 ही बनाई। नहीं, अगर उसने कम भी बनाया, कम भी काम करा है, तो उसके लिए आंसरेबल भी वही होगा। अगर बढ़िया काम किया है तब भी आंसरेबल वही होगा। यानी कि आंसरेबिलिटी को, अकाउंटेबिलिटी को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। ये इसके अंदर लिखा गया है कि पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद जब आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपने एक्सेप्ट कर ली तो अब आप भाग नहीं सकते अकाउंटेबिलिटी से, यानी कि आप ही आंसरेबल हो। और अकाउंटेबिलिटी कहां से आती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही आती है। अकाउंटेबिलिटी अपवर्ड चलती है, क्यों? क्योंकि एक ये हमारा सुपीरियर है, अब जो सबऑर्डिनेट है, हमने इस सबऑर्डिनेट को कुछ काम दिया, कुछ ऑथोरिटी दी, अब वो काम पूरा हुआ है नहीं हुआ उसके लिए आंसरेबल, तो ये इसको नीचे से ऊपर ही तो चलेगा ना, ये इसके अंदर लिखा गया है। समझ में आ गया? उसके बाद है इसके कुछ फीचर्स के आंसरेबल होता है फाइनल आउटपुट के लिए, और इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड और पास, जो भी आंसरेबिलिटी है। अब ये किसी और को तो नहीं कह सकता कि भाई तुम उसको जाके मेरे बॉस को जाके बताओ, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, इसी को बताना पड़ेगा। और ये वर्ड चलता है। और सुपीरियर हैज ऑथोरिटी ओवर द सबऑर्डिनेट्स, ठीक है, सुपीरियर की ऑथोरिटी होती है ओवर द सबऑर्डिनेट्स, ये इसके अंदर बेटा लिखा गया है। फिर इसके बाद आ जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन के यानी कि अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी जिसके अंदर आता है, डेलीगेशन के कुछ ना कुछ हमारे पास प्रिंसिपल्स भी है। प्रिंसिपल्स में देखो सबसे पहले लिखा है, अगर आप चाहते हो एक बढ़िया हमारे पास डेलीगेशन हो तो जो भी ऑथोरिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे दी, पावर दी नहीं, या पावर ज्यादा दे दी, जिम्मेदारी दी नहीं, तो बराबर बराबर होना चाहिए। जो भी ऑथोरिटी है, ऑथोरिटी ग्रांटेड टू अ सबऑर्डिनेट, वो हम कैन बी टेकन बैक, वो हम वापस ले सकते हैं, एंड रीडेलीगेट कर सकते हैं दूसरे पर्सन को। कि बेटा अगर आपने एक बार ऑथोरिटी दे दी, पावर दे दी किसी को, कैन बी टेकन बैक, उसको हम वापस भी ले सकते हैं और डेलीगेट कर सकते हैं किसी और को अगर उससे काम नहीं हो रहा। लेकिन अगर एक बार आपने जिम्मेदारी दे दी, जिम्मेदारी एक्सेप्ट होगी, तो वो नहीं होती है, ठीक है, समझ में आ गया। और एक बार उसके अकॉर्डिंग फिर अकाउंटेबिलिटी चलती है। फिर है डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिकेशन। एब्डिकेशन का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कि डेलीगेशन का मतलब अकाउंटेबिलिटी नहीं होता, ये इसके अंदर लिखा गया है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाओ बेटा, इसके कुछ ना कुछ हमारे पास यहाँ पर इंपॉर्टेंस भी है। इंपॉर्टेंस क्या है? इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर डेलीगेशन हो जाए, डेलीगेशन होने के साथ साथ जो मैनेजमेंट का है वो बढ़िया इफेक्टिव भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मैनेजर्स हैं वो किसी और हाई प्रायोरिटी एरियाज पे, मेन की फोकस एरियाज पे फोकस कर सकते हैं और आगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ले जा सकते हैं। और जो नीचे वाले हैं उनमें भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि उनको काम अब हम करवा रहे हैं मैनेजर का ना। तो जैसे हम पावर देते हैं एम्प्लॉइज को, मैनेजर कैन फंक्शन मोर एफिशिएंटली एज दे गेट मोर टाइम टू कंसंट्रेट ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स, के वो और इंपॉर्टेंट मैटर्स पे फोकस कर सकता है। और फ्रीडम फ्रॉम डूइंग रूटीन वर्क प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटीज टू एक्सेल इन न्यू एरियाज, के अब जो हम सबऑर्डिनेट्स हैं उनको नया काम भी सिखाएंगे तो नए एरियाज में भी वो बढ़िया कर पाएंगे। ये इसके अंदर लिखा है। दूसरे पे है एम्प्लॉय डेवलपमेंट, के इससे जो एम्प्लॉय है उसका भी डेवलपमेंट होता है। एम्प्लॉय का डेवलपमेंट कैसे होता है? जैसे आप डेलीगेशन करोगे, डेलीगेशन के साथ साथ जो एम्प्लॉय है उन्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी तो अपना टैलेंट को वो यूटिलाइज भी कर सकते हैं। इससे वो बेटर लीडर भी बन सकता है फ्यूचर में, कल जाके वो हो सकता है मैनेजर बने, तो पहले तो उन्हें सिखाना पड़ेगा ना। फिर डिसीजन मेकर्स भी अच्छे बन सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो डेलीगेशन मदद करती है बेटर फ्यूचर मैनेजर्स को बनाने में। फिर उसके बाद है मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के अंदर मोटिवेशन भी इसके अंदर आ जाता है। एम्प्लॉयज के अंदर कैसे कि डेलीगेशन मदद करता है डेवलप करने में, एम्प्लॉयज का जितना भी टैलेंट है उसको डेवलप करने में मदद करेगा। ये ऑल्सो साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी उनको दे देता है कहीं ना कहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वर्क, अगर आप किसी को काम की जिम्मेदारी देते हो तो उससे क्या बनता है? उनके अंदर एक सेल्फ स्टीम बन जाता है, सेल्फ स्टीम बन जाता है एम्प्लॉय के अंदर, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल, मोरल लेवल भी बढ़ जाता है, ठीक है। ये इस पॉइंट के अंदर लिखा है। फिर है बेटा फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, के ऑर्गेनाइजेशन की इससे ग्रोथ भी हो जाती है। कैसे होगी? अगर डेलीगेशन हुआ, डेलीगेशन के साथ जो मैनेजर है, मैनेजर ने अपना काम जितने भी सबऑर्डिनेट्स थे उनको दे दिया, तो अब जो मैनेजर है वो कहीं और हाई प्रायोरिटीज एरियाज पे, मेन चीजों पे फोकस कर सकता है, नहीं कर सकता है? ये इसके अंदर लिखा है।
कि मैनेजर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी अथॉरिटी सबॉर्डिनेट्स को दे दी, तो अपना जो भी माइंड है वो कहाँ पे लगाएगा, एंड दे कीप इन माइंड द क्वालिफिकेशन एंड कैपेबिलिटीज ऑफ द सबॉर्डिनेट। और जो काम दिया जाता है वो सबॉर्डिनेट्स की क्वालिटीज, उसकी कैपेबिलिटीज, ऐसा नहीं है हम कुछ भी काम दे देंगे, कैपेबिलिटीज क्वालिटीज के अकॉर्डिंग काम को दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। दिस लीड्स टू द डिवीजन ऑफ वर्क, जिससे डिवीजन ऑफ वर्क भी आता है, स्पेशलाइजेशन भी आता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। देखो दो तरीके से ग्रोथ होगी, एक तो मैनेजर कहीं और हाई एरियाज पे फोकस कर सकता है, और जो सबॉर्डिनेट्स है उससे काम को बट रहा है, मैनेजर का काम बट रहा है। अब ये मैनेजर लेवल का काम कर रहा है, मैनेजर लेवल का काम क्या कर रहे हैं कि फ्यूचर में ये अगर आगे जाके मैनेजर बने, या हो सकता है कि इनसे और हमने काम करवाया, मल्टीटास्किंग काम करवाया, तो ये और बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी हो जाएगी। समझ में आ गया। फिर है हमारे पास आगे है बेटर कोऑर्डिनेशन के। इससे बेटा जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि मिलजुल के सारे डिपार्टमेंट्स मिलजुल के बढ़िया काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए, आपस में एक बढ़िया कोऑर्डिनेशन भी बन जाता है। डेलीगेशन से सिस्टमैटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी को डिवाइड कर देते हैं, जिससे एम्प्लॉइज हमारे पास आंसरेबल हो जाते हैं, आर मेड आंसरेबल फॉर द नॉन कंप्लीशन ऑफ द टास्क। वो अगर टास्क कंप्लीट नहीं हुआ तो उससे बचेंगे नहीं, उसके लिए भी आंसरेबल हो जाएंगे। समझ में आ गया। दिस हेल्प्स टू अवॉइड ओवरलैपिंग ड्यूटीज और डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। इससे डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होगा, कोई भी एक्टिविटीज है उसकी ओवरलैपिंग नहीं होगी, और क्लियर पिक्चर मिल जाती है काम की। हम सोच रहे हैं भाई काम हो रहा है, काम हो रहा है, काम हो ही नहीं रहा एक्चुअल में, तो हमें क्लियर पिक्चर भी तो मिल गई, आपस में एक हमारा कोऑर्डिनेशन बढ़िया सेट हो गया कि आप हमें बढ़िया तरीके से बता रहे हो, हम आपसे बढ़िया तरीके से काम करवा रहे हैं। ठीक है, ये इसके अंदर आ गया, हर एक लेवल की बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद है बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। हायरार्की का मतलब क्या होता है, जितने में हायरार्किकल हमारे पास लेवल्स होते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हमारे पास क्या बताती है, ये एस्टैब्लिश कर देती है सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप का मतलब क्या हो गया कि जो मैनेजर है यानी कि बॉस है और जितने भी सारे सबॉर्डिनेट्स हैं उनके बीच में, उनके बीच में एक रिलेशनशिप बढ़िया बन जाता है। विच आर द बेसिस ऑफ हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की एक हायरार्की बन जाती है, और जब हम डेलीगेशन करेंगे, अथॉरिटी को देंगे, ये हमारे पास डिसाइड करती है पावर दैट ईच जो पोजीशन एंजॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन, के कौन कितनी पावर को एंजॉय कर सकता है, ये बेटा इसके अंदर आ जाता है। फिर हमारे पास बहुत बढ़िया टॉपिक है, क्या होता है सेंट्रलाइजेशन, एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। देखो ध्यान से समझना, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि पावर अगर टॉप लेवल के हाथ में है, यानी कि फ्यू हैंड्स में है, तो सेंट्रलाइजेशन। पावर अगर लोअर तक आ गई, नीचे सबको हमने पावर दे दी, तो डिसेंट्रलाइजेशन। समझ में आ गया। देखो ध्यान से पढ़ो, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि पावर सिर्फ और सिर्फ ऑथोरिटी, यानी कि मतलब पावर सिर्फ और सिर्फ फ्यू हैंड्स में है, यानी कि टॉप लेवल में है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन वो सेंट्रलाइज तभी कहलाती है कि जो भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, जो भी पावर है, वो सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल के हाथ में ही है। समझ में आ गया, क्लियर है। अगर बेटा आपके घर में सारे डिसीजंस आपके फादर लेते हैं तो समझ लो वो सेंट्रलाइजेशन है कि सब चीजें फादर से ही पूछ के हो रही है। अगर मम्मी के पास भी पावर है, आपके पास भी पावर है, पापा के पास भी पावर है, सबके पास पावर है, तो डिसेंट्रलाइजेशन। इस तरीके से समझ लो। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि हमारे पास सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अथॉरिटी का हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। मतलब देखो आगे लिखा गया अगर डिसीजन मेकिंग टॉप के हाथ में है तो सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो, वहीं अगर वो पावर को हम बांट दे, लोअर तक आ जाए, तो वो डिसेंट्रलाइज हो जाती है। समझ में आ गया। दूसरे वर्ड्स में और अगर साफ या आसान शब्दों में कहो तो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज पुश डाउन टू द चेन ऑफ द कमांड, यानी कि ये नीचे तक आ जाती है। समझ में आ गया, इतनी बात क्लियर है। आगे चलें फटाफट से। इसके बाद है बेटा लास्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन के। डिसेंट्रलाइजेशन की कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस भी हमारे पास यहां पर देखने के लिए मिल जाती है, जिसमें सबसे पहला है डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट्स, के इससे सबॉर्डिनेट में इनिशिएटिव हमारे पास यहां पर आ जाता है। कैसे आएगा देखो ध्यान से समझो। जैसे ही आप अथॉरिटी आपने पास करी बेटा, अथॉरिटी को हमने पास करा मिडल पे, लोअर पे, तो इससे कहीं ना कहीं टॉप लेवल का, उन दोनों लेवल पे, मिडल पे, लोअर पे, ट्रस्ट और फेथ भी देखने के लिए मिल जाता है, वो इसके अंदर आ गया। तो इससे उनका सेल्फ रिलायंस बढ़ेगा, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वो सोचेंगे अरे यार मैनेजर ने, हमारे बॉस ने हमारे से काम करवाया अपना, तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि उनका हमारे पे ट्रस्ट है कि हम काम बढ़िया करके देंगे, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िया तरीके से आ जाएगा। आर डिसेंट्रलाइज पॉलिसी हेल्प्स टू आइडेंटिफाई दोज एग्जीक्यूटिव, और वो मदद भी करती है उन लोगों को आइडेंटिफाई करने में कि फ्यूचर में आगे कोई भी ऐसे सिचुएशन आई तो अगर हम उन्हें लीडर बनाना पड़ गया कोई डायनेमिक सिचुएशन में, तो आराम से हम उनको लीडर बना सकते हैं। समझ में आ गया, ये पॉइंट ये कहता है। उसके बाद है डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर, के फ्यूचर के लिए भी यहाँ पे टैलेंट मिल जाता है, फ्यूचर के मैनेजर्स हम यहाँ से ढूंढ सकते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी सारे सबॉर्डिनेट्स हैं उनको चांस मिलता है अपनी एबिलिटीज को प्रूव करने में, कोई भी हमारे पास क्वालिफाइड मैन पावर को बनाने में उनका मौका मिलता है, क्योंकि वो पहले ही काम कर रहे हैं बिना मैनेजर बने। हु कैन बी कंसिडर्ड
फिल बाय चैलेंजिंग पोजीशन थ्रू प्रमोशंस, के प्रमोशन के अकॉर्डिंग हम उनको आगे फ्यूचर में मौका दे सकते हैं मैनेजर लेवल पे आने का। ये उनकी हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में who may not be successful in assuming greater responsibility, कि किसको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और वो उसको संभाल नहीं पा रहा, ये भी हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो काम कर गया बढ़िया वो कर पाएगा। द डिसेंट्रलाइजेशन इज अ मीन्स ऑफ मैनेजमेंट, ये कैसा मैनेजमेंट है, एजुकेशन है जिसमें अपॉर्चुनिटी भी मिलती है ट्रेन करने की मैन पावर की, और उसका टैलेंट भी हम रियल लाइफ सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। उसके बाद है क्विक डिसीजन मेकिंग, के कई बार हमारे पास यहाँ पर सेंट्रलाइज में क्या है कि पावर टॉप के हाथ में ही है, सब कुछ चीजें टॉप से ही पूछ के हो रही है। अगर पावर हमारे पास यहाँ पर डिसेंट्रलाइज के हाथ में आ गई कि आपके पास, आपके घर में सबके पास पावर है, तो आपको फिर किसी से कुछ खास पूछने की जरूरत नहीं है कि आप पापा से ही नहीं पूछोगे, सीधा आप किसी से पूछ के कर सकते हो। तो एक इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है कि हमारे पास डिसीजन मेकिंग जल्दी हो सकता है, कुछ हाथ में नहीं है, वो सबके हाथ में है, सब कर सकते हैं उसको। इसके अंदर लिखा है इट लीड्स टू फास्टर डिसीजन, इससे फास्टर डिसीजन आता है क्योंकि एम्प्लॉइज हु हैव टू परफॉर्म द एक्टिविटीज आर अलाउड टू मेक डिसीजंस आल्सो, वो डिसीजंस भी ले सकते हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 3 पॉइंट रहेंगे, फटाफट से समझ लो। फैसिलिटेट ग्रोथ, के इससे ग्रोथ भी होती है। कैसे होगी, अगर आपने डिसेंट्रलाइजेशन करा तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी यानी कि फ्रीडम दे देना लोअर लेवल्स को। इससे क्या होगा, इससे सबऑर्डिनेट्स जितने भी होंगे ये उनकी मदद करेगी क्या करने में, टू डू द वर्क इन द मैनर बेस्ट सुटेड फॉर द डिपार्टमेंट, के अगर आपने फ्रीडम दे दी तो अब वो जो है उस अकॉर्डिंग काम करेंगे जो उनके लिए बिल्कुल बेस्ट होगा, उनके डिपार्टमेंट के लिए बिल्कुल बेस्ट होगा, क्योंकि सब चीजें हमने उनको प्रोवाइड करा दी। व्हेन ईच डिपार्टमेंट इज डूइंग इट्स बेस्ट, जो भी प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी। अगर एक डिपार्टमेंट बढ़िया कर रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी, उनकी प्रोडक्टिविटी भी तो बढ़ेगी। पहले वो कम काम कर रहे थे, अब उनके पास हमने पावर भी दे दी तो ज्यादा काम कर सकते हैं। इट विल क्रिएट मोर रेवेन्यू विच कैन बी यूज फॉर एक्सपेंशन, इससे ज्यादा रेवेन्यू हमारे पास जनरेट होगा, जिससे हम रेवेन्यू का मतलब हमारी सेल बढ़ जाएगी, यानी कि हम अब एक्सपेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 2 पॉइंट बचे हैं। बेटर कंट्रोल, बेटर कंट्रोल के में क्या लिखा है, डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज जितने भी डिफरेंट लेवल्स पे काम कर रहे हैं, मेक देयर ओन डिसीजन, वो अपने खुद से डिसीजन ले सकते हैं, पर्सनली अकाउंटेबल होते हैं अपने डिसीजन के लिए। अगर आपने डिसीजन लिया तो उसके लिए आप ही अकाउंटेबल हो। दे कैन नॉट पास द ब्लेम टू द सुपीरियर, वो अपने सुपीरियर को नहीं कर सकते क्योंकि अब पावर ही उनके हाथ में है। विद डिसेंट्रलाइजेशन बेटर कंट्रोल हो जाता है हमारे पास, जिससे जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनता है, स्कोर कार्ड बनता है, वो भी बढ़िया हो जाता है। उसके अकॉर्डिंग तो हम अपना जो एम्प्लॉइज का वर्ड होता है वो वगैरह वो इस तरीके की चीज़ हम दे पाते हैं ना, जितना भी हमारा बोला जाता है ना, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द वीक, इस तरीके की चीज़ें स्कोर कार्ड के और मैनेजमेंट इंफॉर्मेटिव सिस्टम के अकॉर्डिंग ही बनती है। उसके बाद क्या है, फीडबैक, जितने भी सारे लेवल्स का फीडबैक है मदद करता है एनालाइज करने में, जितने वेरिएंस हैं और ऑपरेशंस को इंप्रूव करने में। ये बेसिकली इसके अंदर है कि कंट्रोल बढ़िया हो तरीके से हो जाता है। फिर है बेटा लास्ट, रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट, यहाँ पे टॉप लेवल को रिलीफ मिल जाएगा क्योंकि टॉप लेवल अब कुछ और हाई प्रायोरिटीज एरियाज पे, कुछ और टास्क पे काम कर सकती है क्योंकि उसने अपना काम डेलीगेट कर दिया और वो काम बढ़िया तरीके से हो रहा है। समझ में आ गया, तो टॉप लेवल भी यहाँ पर रिलीफ का काम मिल जाएगा थोड़ा सा। डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमारे पास जो अमाउंट ऑफ डायरेक्ट सुपरविजन है एक्सरसाइज बाय अ सुपीरियर ओवर द एक्टिविटीज ऑफ द सबऑर्डिनेट्स, वो खत्म हो जाएगा क्योंकि अब सुपरवाइज करने का तो काम रह ही नहीं गया बेटा, बिकॉज क्योंकि हमने उन सबको ही क्या दे दिया, फ्रीडम दे दिया कि अपने अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो प्रेस्क्राइब लिमिट के हिसाब से। भाई जिसकी जितनी लिमिट है आपने उसको काम दे दिया, वो अपने अकॉर्डिंग कर रहा है। उसमें क्या हम चेक करें, हमें रिलीफ मिल गया टॉप को एज अ टॉप। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, लीव द टॉप मैनेजमेंट विद मोर टाइम विद विच दे कैन डिवोट टू इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस, वो और इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस पे काम कर सकते हैं। ये इसके अंदर आ जाता है, समझ में आ गया। और इसी के साथ साथ फाइनली हमारा चैप्टर क्लोज हो जाता है। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर हमने फाइनली अपना क्लोज कर दिया है। बीएसटी में 5 चैप्टर क्लोज हो चुके हैं। बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए स्पेशल वीडियोस लेकर के आने वाला हूं जिसमें हम बहुत अच्छे लेवल की केस स्टडीज प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा केस स्टडीज, एमसीक्यूज इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। तो चलिए फिर जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन थैंक यू।